राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेद दर्शन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई एम अभिषेक एंड आई एम करेंटली स्टडिंग आयुर्वेदा। पिछले दो वीडियोस में हम लोग ने ऑलरेडी पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आयुर्वेद निरूपण, उसके हमने मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जो कि है आयु लक्षण, आयुर्वेद एंड आयुर्वेद लक्षण, 4 टाइप्स ऑफ आयु, कंपोनेंट्स ऑफ आयु एंड सिनोनिम्स ऑफ आयु। ओके, सो आज इस वीडियो का पार्ट 3 और आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे आयुर्वेद स्वरूप। ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था और कभी कभार इससे एमसीक्यू आ जाता है। और इसके अलावा फिर हम देखेंगे सिद्धांत, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे अक्सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो हम देखेंगे कि कैसे उसको समझना है, कैसे उसको पढ़ना है और कैसे उसका क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आयुर्वेद स्वरूप। तो मीन्स कि आयुर्वेद को हमें कैसे पढ़ना है, वो किस प्रकार से आपको अवेलेबल है आज के समय में, या जब भी वो पृथ्वी पर आया तो किस प्रकार पृथ्वी पर आया या किस स्वरूप में वो है। तो उसके लिए आचार्य चरक ने ये श्लोका दिया हुआ है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामह। तो देखो, इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट है दिस हेतु, दूसरा है लिंग और तीसरा है औषध। तो ये 3 चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 3 चीजों के ऊपर पूरा आयुर्वेद बेस्ड है। देखो यहां पर ना 2-3 नाम दिए हुए हैं इन 3 वर्ड्स को। सबसे पहले यहां पे बोला है कि हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको ना, इस ग्रुप को ये पर्टिकुलर एक वर्ड को एक स्कंद बोला है। तो हेतु का हेतु स्कंद, लिंग का है लिंग स्कंद और औषध का है औषध स्कंद। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर हम लोग त्रिस्कंद भी बोलते हैं, त्रिस्कंद। और इसके ऊपर एमसीक्यू भी बन जाता है कि व्हाट आर द त्रिस्कंदस ऑफ आयुर्वेदा। तो उसके लिए ये आपको जानना जरूरी है। देखो अब ये सब होता क्या है हम देखते हैं। देखो जो हेतु है, हेतु इज द रीजन फॉर द डिजीज। देखो हम लोग अगर कुछ भी करते हैं, कोई भी डिजीज होती है अगर बॉडी में, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, राइट। या तो हम कुछ गलत खाना खा रहे हैं या कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, या जो भी रीजन है जिस वजह से वो डिजीज हमारी बॉडी में हो रही है, तो वो होता है हेतु। फिर आता है लिंग। लिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि अब मानो आपने कुछ भी किया, आपको एक डिजीज हो गई, तो उस डिजीज का एक पर्टिकुलर लक्षण होता है ना। तो वो लक्षण जो है या जो सिम्टम्स है, साइंस एंड सिम्टम्स जो है, वो लिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद औषध, इसमें आता है ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, और हम इसमें ये देखते हैं कि जो डिजीज हो गई है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हेतु इज causative factor, hetu is the causative factor, ling is the signs and symptom, and aushad is the treatment or medicine. Okay, so these 3 collectively are called triskanda. These 3 are collectively called triskanda. ओके, अब यहां पर फिर अगला वर्ड दे रखा है स्वस्थ आतुर परायणम, मतलब कि स्वस्थ। अब अगेन, इससे पहले जब हमने आयुर्वेद का पर्पस देखा था, तो वहां पर एक श्लोका था जिसमें हमने उसका पर्पस देखा था, जिसमें बोला था कि आयुर्वेद के जो 2 सबसे मेन पर्पस है, वो है पहला स्वस्थ पर्सन की स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना, और दूसरा अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है तो उसका ट्रीटमेंट करना। तो सेम यहां पर है कि स्वस्थ मतलब हेल्दी पर्सन, आतुर मतलब डिजीज्ड पर्सन, इन दोनों की हेल्थ को मेंटेन करना, उसके लिए आपको इन तीनों का ज्ञान होना जरूरी है। और इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिसूत्र। मतलब ये जो त्रिस्कंद है, ये जो 3 टर्म्स है जिसको हम त्रिस्कंद बोल रहे हैं, इसी को हम त्रिसूत्र भी बोलते हैं। उसके बाद जो वर्ड आया है वो है शाश्वतम। शाश्वतम का मतलब होता है एटर्नल। इस वर्ड से यहां पर ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो आयुर्वेदा है वो एटर्नल है, मतलब कि वो शाश्वत है, वो समय के साथ बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। और जो भी सिद्धांत, जो भी नियम आयुर्वेद के अंदर बताए गए हैं, वो सिर्फ इंसान पर नहीं, किसी भी जीवित वस्तु, किसी भी जीवित प्राणी पर वो लागू होंगे। ठीक है, ये है शाश्वत का मतलब। इसके बाद है पुण्य, मतलब इसको हम लोग बहुत, देखो आयुर्वेद वर्ल्ड का वो पहला साइंस है जहां पर मेडिसिन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा गया। तो
स्पिरिचुअलिटी क्योंकि इसमें इंक्लूड है तो इस वजह से भी यहाँ पर ये वर्ड आया है पुण्य, जिससे एक स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच हम लोग देख सकते हैं आयुर्वेद का, और ऐसा पितामह ने कहा। ये श्लोक का मतलब है। सो दिस इज द स्वरूप ऑफ आयुर्वेदा इन विच देयर आर 3 क्लासिफिकेशन, दैट इज हेतु स्कंद, लिंग स्कंद एंड औषध स्कंद। ओके, नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। सो दिस श्लोका tells you about the various branches of Ayurveda. So there are total 8 branches. There are total 8 branches of Ayurveda, which goes like Kaya, Bala, Graha, Urdhvanga, Shalya, Damshtra, Zara, Vrashan, Ashtav, Angani, Tasyahu, Chikitsa, Eshu, Samshritaha. So अब हम लोग देखते हैं, पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक एक का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, काया। काया का मतलब क्या होता है? काय का जनरल मीनिंग होता है बॉडी, है ना, और बॉडी का ट्रीटमेंट हम लोग जनरली करते हैं मेडिसिन से। सो काया का मतलब होता है जनरल मेडिसिन, जिसमें आप काया चिकित्सा भी इसको बोलते हैं, जिसमें आप नॉर्मली कोई पर्सन आपके पास आता है, आप उसका मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट करते हो। उसके बाद है बाल, तो बाल से आपको सही से समझ आ रहा है कि ये है चाइल्ड, तो इसके अंदर बाल में आता है कौमार्य भृत्य जैसे सब्जेक्ट्स, और इसको हम कौमार्य भृत्य भी बोलते हैं, इसको मॉडर्न में हम लोग पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है ग्रह। अब देखो ग्रह का आयुर्वेद में जो भी डिसीज होती है, कहीं बहुत सारे आचार्य बोलते हैं कि उसका रीजन है दोषाज, और फिर कुछ लोग बोलते हैं उसका रीजन है भूताज। तो देखो अब अभी यहां पर 2 वर्ड आ गए, एक तो दोषाज और एक आ गया भूताज। सो अब बहुत लोग भूत क्या सोचोगे, हाँ भाई जो रात में आते हैं सबको डराते हैं, तो यहाँ पर भूत का मतलब वो नहीं है। भूत का मतलब आप यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से समझ सकते हो, पैथोजन से समझ सकते हो, जो हम हमारी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और ये हम आज के टाइम पे समझते हैं, बट ये सिर्फ यहाँ तक ही इंक्लूड नहीं है। ग्रह का जो मतलब है यहाँ पे वो नवग्रह से भी हो सकता है, और क्योंकि जो भी चीज यूनिवर्स में है वो हमारी बॉडी में है, तो जो भी चेंजेस यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं उसका ही सेम इफेक्ट हमको हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, तो वो स्टडी जो रहती है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो ये होता है ग्रह चिकित्सा। ओके, इसके बाद अगला वर्ड है ऊर्ध्वांग, 4th नंबर है ऊर्ध्वांग। तो देखो जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो यहां पर देखो क्या आएगा कि 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ऊर्ध्व और दूसरा आ रहा है अंग। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर। अब किसके ऊपर? तो देखो ये हमारा शोल्डर होता है जनरली, या फिर आप सब लोगों को पता हो ये हमारा क्लेविकल है, यहाँ पर हमारा क्लेविकल बोन होता है। ठीक है, तो ये क्लेविकल बोन या हमारे शोल्डर से ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम ऊर्ध्व अंग बोलते हैं, तो इसलिए उसको मिला के बोलते हैं ऊर्ध्वांग। तो इसमें हमारा सारा, अगर मॉडर्न से कोरिलेट आप करना चाहेंगे तो ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी का जो भी ब्रांच रहता है वो ऊर्ध्वांग के अंदर आता है। इसके बाद है शल्य, तो ये होता है भाई सर्जरी के लिए, इसमें सर्जरी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सर्जरी वगैरह सब इसमें सीखने को मिलते हैं। और आप सबको ही पता होगा कि हु इज द फादर ऑफ सर्जरी, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि हु इज द फादर ऑफ सर्जरी। उसके बाद अगला है दमस्ट्रा। सो देखो दमस्ट्रा का मतलब यहाँ पे होता है बाइट। दमस्ट्रा का जनरल मीनिंग आप ले सकते हो बाइट। सो बाइट से आपको समझ आ रहा होगा कि किसी ने काट लिया है। अब नॉर्मली कौन काटता है? कीड़े मकोड़े हो गए, सांप हो गया, या फिर मान लीजिए किसी एनिमल ने भी आपको काट लिया, तो हर किसी के काटने से ना आपके बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो उस साइंस से जो डील करता है वो होता है दमस्ट्रा। इसको हम लोग अगध भी बोलते हैं, अगध तंत्र भी बोलते हैं, और इसका मॉडर्न कोरिलेशन है टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें आप टॉक्सिन्स की स्टडी करते हो, वेरियस टाइप्स ऑफ बाइट्स, और जो एनिमल्स बाइट्स करते हैं उनका पॉइजनस इफेक्ट्स जो भी होता है, या विष से संबंधित जो भी जानकारी आयुर्वेद में है वो सभी इस ब्रांच के अंदर आती है। देखो अब इसके बाद ये जो है टॉपिक जरा, जरा का मतलब यहाँ पे आप रसायन भी ले सकते हो, और इसमें आती है रिजुविनेटिंग मेडिसिन। आप इसको बोल सकते हो रिजुविनेटिंग मेडिसिन। इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें जो मेडिसिन हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं, या ये जो साइंस है ये प्रॉपरली इस चीज पे बेस्ड है कि कैसे आपकी एजिंग को कम से कम कर दिया जाए, आपकी एजिंग को रोका जाए, ताकि आप लंबे समय तक हेल्दी रह सकें और यंग रह सकें। सो दिस इज द सोल पर्पस ऑफ दिस जरा। इसको आप जीरियाटिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप जीरियाटिक्स भी बोल सकते हो, जीरियाटिक्स। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो रिजुविनेटिंग मेडिसिन भी इसको बोल सकते हो। और इसके बाद आता है वृषान या वृष।
तो वृक्ष का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, वो मेडिसिन या वो प्रोसीजर या वो ट्रीटमेंट या आयुर्वेद की वो नॉलेज जो आपको हेल्प करती है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने में, आपको आपका हेल्प करती है, या फिर आपको एक हेल्दी प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करती है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखती है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं वृक्ष के अंदर, और इसको हम लोग बोलते हैं एफ्रोडिजियक, और या फिर इसको रिप्रोडक्टिव मेडिसिन भी आप बोल सकते हो। सो दिस इज द आयुर्वेद स्वरूप एंड दिस इज द ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। ओके, सो देखो फर्स्ट टॉपिक में आपको जो चीजें याद रखनी है वो है सबसे पहला दिस त्रिस्कंद, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहला हेतु, लिंग, औषध, और दूसरा इसको हम त्रिसूत्र भी बोलते हैं। ये दो चीजें। इसके बाद आपको 8 ब्रांचेस के ये नाम तो बिल्कुल रट लेने हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्वरूप और 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा के बारे में। अब हम लोग देखेंगे सिद्धांत का टॉपिक, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन जिसके ऊपर आता है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिद्धांत, और जब भी इससे क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो बी रेडी टू सिक्योर योर 10 मार्क्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। तो देखो सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड आप जैसे भी उसको बोल लो, है ना। देखो अभी हर साइंस का एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होता है, थ्योरीज होता है, रूल्स होता है। तो वैसे ही आयुर्वेद का भी अपना अपना सिद्धांत है, अलग अलग मूल सिद्धांत है जो कि हर जगह लागू होते हैं, हर जगह अप्लाइड होते हैं। बट उससे पहले हमें ये देखना है कि सिद्धांत है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है कि आचार्य चरक ने, मैं इसको हिस्टोरिकल वे में समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे आचार्य चरक आए, उन्होंने अपना चरक संहिता लिखा, और चरक संहिता के विमान स्थान के भिषक द्वितीय अध्याय में उन्होंने 44 वाद मार्ग को एक्सप्लेन किया। अभी वाद मार्ग क्या होता है कि वाद मतलब हमारा बातचीत करना या फिर जो हमारा तर्क वितर्क होता है। जब भी हम ऐसे किसी सिचुएशन में होते हैं जहां हमें अपने आप को डिफेंड करना होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ अपने डिफेंड में बोलते हैं, अपने डिफेंस में बोलते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें वाद मार्ग के अंदर आती हैं जिसकी वजह से हम हमारे स्टेटमेंट्स को, हमारी कही हुई बातों को प्रूव करते हैं, ठीक है, या तर्क वितर्क करते हैं। तो उन्हीं 44 वाद मार्ग के अंदर ही आचार्य चरक ने सिद्धांत को रखा है और उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं सिद्धांत का मतलब क्या है। तो देखो सिद्धांत वर्ड अगेन अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है सिद्ध और दूसरा है अंत। पहला है सिद्ध और दूसरा है अंत। तो सिद्ध का मतलब क्या है, अंत का मतलब क्या है। देखो सिद्ध का मतलब क्या है, आप सिद्ध मतलब वर्ड सुन के ही आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ कोई ऐसी चीज है जो सर्टिफाइड है, प्रूवन है या वेल एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो वो तो हो गया सिद्ध। और अंत मतलब क्या है, कंक्लूजन, फाइनल, आप कुछ भी कर रहे हो उसका कंक्लूजन क्या है, वो है अंत। तो सिद्धांत के लिए यहाँ पर एक ये जो लाइन है आप पहले इसको देखिए, अंते सिद्धम सिद्धांतम, कि आप जब कुछ भी काम करते हो और उसके लास्ट में जो कंक्लूजन आता है उसको हम बोलते हैं सिद्धांत। मतलब किसी भी चीज के अंत में जो सिद्ध होता है उसको सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अंतिम निष्कर्ष परिणाम, मतलब किसी भी चीज का जो लास्ट में उसका जो कंक्लूजन निकल के आता है, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, और जो उसका रिजल्ट आता है उसी को हम बोलते हैं सिद्धांत। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो इसका ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपको रटना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड है वो बहुत साइंटिफिक है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो श्लोका ऐसे है कि सिद्धांतो नाम स यः परीक्षकैः बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। तो देखो इसको मैं पहले ना आपको जनरली समझा देता हूँ। उसका मतलब जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जस्ट इन केस शायद अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रहा हो, तो मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज थोड़ा उससे एडजस्ट करिए। तो सिद्धांत का डेफिनेशन यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि सिद्धांत इज द फाइनलाइज्ड कंक्लूसिव एस्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट। अभी ना यहाँ पर ये जो वर्ड है एस्टेब्लिश्ड, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये जो वर्ड एस्टेब्लिश्ड है ना, ये आया है यहाँ पे स्थाप्यते वर्ड से, ये दोनों स्थाप्यते से आया है एस्टेब्लिश्ड। उसके बाद विच इज एग्जामाइंड, टेस्टेड और रिसर्च बाय मैनी स्कॉलर्स और एग्जामिनर्स और रिसर्चर्स। अब देखो अब यहाँ पे जो वर्ड ये आया है ना, दो विच इज एग्जामाइंड, टेस्टेड और रिसर्च बाय मैनी स्कॉलर्स। अब स्कॉलर्स का यहाँ पे मतलब ये है कि द पर्सन हु आर एक्सपर्टाइज्ड इन देयर साइंस ओनली। अभी अगर आपको आयुर्वेद के किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करना है तो आप ऐसे बंदे से डिस्कस करोगे ना जिसको आयुर्वेद आता है। अगर किसी पर्सन को आयुर्वेद आता ही नहीं है तो उससे आप क्या डिस्कस करोगे आयुर्वेद के बारे में। तो इसीलिए यहाँ पे तो द स्टेटमेंट विच इज एग्जामाइंड, टेस्टेड और रिसर्च्ड बाय मैनी स्कॉलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंस
बाय वेरियस डिफरेंट मेथड्स। देखो किसी भी चीज को टेस्ट करने का एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हर तरफ से जब आपको सेम रिजल्ट मिलेगा तभी वो फाइनल कंक्लूसिव स्टेटमेंट होगा। तो देखो श्लोका में क्या है, सिद्धांतो नाम स यः, सिद्धांत उसका नाम है, परीक्षकै ही बहुविधम, जिसे कई तरीकों से परखा गया हो, जिसे कई तरीकों से परखा गया हो यानी टेस्ट किया गया हो। परीक्षा हेतु विश्च, देखो हर चीज के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो जब आप उसको परख रहे हो, उसका टेस्ट कर रहे हो डिफरेंट मेथड से, तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, उन सभी को भी आपको अपने माइंड में रखना है, हेतु विश्च। सो बाय वेरियस डिफरेंट मेथड थ्रू डिफरेंट पॉजिटिव फैक्टर्स, आपको सभी उसके फैक्टर्स जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, उसके जो हेतु हैं, उन सबको अपने दिमाग में रखते हुए जब आप उसको हर तरीके से हर एंगल से एनालाइज कर लोगे और फिर जो फाइनल स्टेटमेंट निकल के आएगा वही है आपका सिद्धांत। ओके तो इसको हम लोग थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि थ्योरी क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है उसे ही थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। अगर आपको ये सिद्धांत सही से समझ आया है ना, तो कमेंट में जरूर लिख देना सिद्धांत। तो अभी हम आगे देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो ये 4 टाइप्स का है, स चतुर्विधा। अभी उसका श्लोका आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको नाम याद रहेंगे तो उसका श्लोका भी याद रहेगा, क्योंकि उसके श्लोका में सिर्फ नाम है। स चतुर्विधा सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है, पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत जो कि है यूनिवर्सल थ्योरी, दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत जो कि है टेक्सचुअल थ्योरी, तीसरा है अधिकरण सिद्धांत जो कि है कॉन्टेक्सचुअल थ्योरी, और लास्ट है यहाँ पे हमारा अभ्युपगम सिद्धांत जो कि है हाइपोथेसिस। ओके, याद रखने वाली चीज यहाँ पर ये है कि इसको थ्योरी नहीं बोला है, इसको हाइपोथेसिस बोला है। तो क्यों बोला है वो भी हम अभी आगे समझते हैं। अब हम जल्दी से देखेंगे चारों टाइप के सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत को हम लोग यूनिवर्सल थ्योरी भी बोलते हैं। अभी देखो अभी यूनिवर्सल थ्योरी आ गया ना, तो बहुत लोग ये बोलेंगे कि यूनिवर्सल थ्योरी का मतलब वो ये समझते हैं कि ऐसा थ्योरी जो हर सब्जेक्ट में हर जगह अप्लाइड हो, बट ये गलत है। यूनिवर्सल थ्योरी का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो सिद्धांत है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मतलब जैसे हम लोग अगर आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद में कहीं भी आप चले जाओ, आयुर्वेद की किसी भी बुक को उठा लो, कुछ भी कर लो आप आयुर्वेद के अंदर, वो जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद में हर जगह अगर सही है तो वो है सर्वतंत्र सिद्धांत। ठीक है, अब ऐसे ही आप बात कर लो अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सल लॉज होते हैं, या जिसको हम यूनिवर्स सिद्धांत भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल, जो कि फिजिक्स में या इस हमारे रियल वर्ल्ड में हर जगह लागू होते हैं, तो वो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल सिद्धांत है। बट वही अगर आप बायोलॉजी में देखोगे तो वो अलग अलग साइंस के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है कि वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल या लॉ वो पर्टिकुलर साइंस में हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए, तो वो होता है यूनिवर्सल थ्योरी, जिसका इसका श्लोका कुछ इस तरीके से है कि तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् तस्मिन् सर्वस्मिन् तंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर्वतंत्र सिद्धांत वो है जो आयुर्वेद के हर जगह हर बुक में हर ऑथर के द्वारा अगर वो एक्सेप्टेड है तो वो है सर्वतंत्र सिद्धांत। इसके लिए यहाँ पे बोला है कि थ्योरी विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द ट्रीटीज ऑफ एन पर्टिकुलर फील्ड और सब्जेक्ट इज नोन एज सर्वतंत्र सिद्धांत। इसके एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे त्रिदोष का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई भी आपको पूरे आयुर्वेद में ऐसा नहीं मिलेगा जो त्रिदोष के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हो। सभी यही बोलते हैं कि 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। ठीक है, तो यही हर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आप इसको ऐसे मान लीजिए कोई भी डिजीज है तो वो डिजीज का होने का रीजन क्या है, दोषास। तो ये भी जो रूल है ये आयुर्वेद में हर जगह एप्लीकेबल है, तो ये होता है हमारा सर्वतंत्र सिद्धांत। दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं टेक्सचुअल थ्योरी। अब देखो टेक्सचुअल थ्योरी का मतलब है, तो आपको समझ आ रहा होगा, टेक्स्ट जो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में तो सही है बट दूसरे टेक्स्ट में गलत है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने चरक संहिता में पढ़ा, ठीक है, उसमें वो कॉन्सेप्ट उसके हिसाब सही है, वही कॉन्सेप्ट अगर आपने दूसरी बुक में पढ़ा तो वहां जो ऑथर है वो अपने हिसाब से दूसरी चीज बोल रहा है, तो ये होता है प्रतितंत्र सिद्धांत। इसका श्लोका इसका और इसका श्लोका सेम है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है, वो है सर्वस्मिन और इधर है एकैकस्मिन। ठीक है, तो प्रतितंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् तस्मिन् एकैकस्मिन् तंत्रे तत्तत् प्रसिद्धम। मतलब क्या है, देखो सर्वस्मिन का मतलब ये है कि वो हर जगह एप्लीकेबल है, और एकैकस्मिन का मतलब ये है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में वैलिड है। तो यहाँ पे देखो, थ्योरी विच इज एक्सपेक्टेड बाय वन ट्रीटीज और बाय वन ऑथर बट नॉट बाय अदर इज कॉल्ड एज प्रतितंत्र सिद्धांत। इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हमारा रस का। रस यानी टेस्ट, जो आयुर्वेद में टेस्ट होता है उसको रस बोलते हैं। अब देखो वैसे तो मेनली हर जगह षड रसास ही माने जाते हैं कि 6 टाइप ऑफ टेस्ट है, बट कुछ कुछ जगह कुछ कुछ बुक्स में या कुछ कुछ ऑथर्स ने
8 टाइप्स के टेस्ट भी बताए हैं, किसी ने 4 टाइप्स के टेस्ट भी बताए हैं, किसी ने 5 टाइप्स के टेस्ट बताए हैं, तो वो उनके टेक्स्ट में आपको वही मिलेगा, आपको दूसरा नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा प्रतितंत्र सिद्धांत। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पे, जो कि है हमारा अधिकरण सिद्धांत। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये है कॉन्टेक्सचुअल थ्योरी। देखो कॉन्टेक्सचुअल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो अधिकरण है ना, अधिकरण का मतलब ही है कॉन्टेक्स्ट। अधिकरण वर्ड का मतलब ही कॉन्टेक्स्ट है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर, एक आयुर्वेद में भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब बात करते हैं और उस टॉपिक पे जब हम बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग मतलब हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं या मोक्ष के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं तो आपको कॉन्टेक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर उसको मोक्ष प्राप्ति हो गई है तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। पुनर्जन्म, सॉरी पूर्व जन्म नहीं, पुनर्जन्म, तो वो आपको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअल थ्योरी का मतलब ये है यहाँ पे अधिकरण सिद्धांत नाम स यस्मिन् अधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धान्य अन्यान्य अपि अधिकरणानि भवन्ति। देखो जब भी हम किसी एक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, अधिकरणे यस्मिन् अधिकरणे प्रस्तूयमाने, हम किसी एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट उससे रिलेटेड जो और भी टॉपिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लाइक जो यहाँ पे दे रखा है कि सिद्धान्य अन्यान्य अपि, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, सिद्धानी अन्यानी अपि, मतलब कि उससे रिलेटेड और भी जो थ्योरीज हैं वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, तो उसको हम बोलते हैं अधिकरण सिद्धांत। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्वरूप ऑफ आयुर्वेदा, जिसमें आपने त्रिसूत्र पढ़ा, त्रिस्कंध पढ़ा। अगर आपको स्वरूप ऑफ आयुर्वेदा बहुत डिटेल में समझना है या उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करोगे तो आपको हेतु सूत्र भी आना चाहिए, लिंग सूत्र भी आना चाहिए और औषध सूत्र भी आना चाहिए। तो अगर आपको वो पढ़ना है तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, ये कॉन्टेक्चुअली डिमांड है उस चीज की। तो ये होता है अधिकरण सिद्धांत, ठीक है। अब लास्ट है अभ्युपगम सिद्धांत। तो इसका मतलब जो होता है ना वो है हाइपोथेसिस। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला था, देखो अधिकरण सिद्धांत में आया है वर्ड थ्योरी, ठीक है। सर्वतंत्र सिद्धांत में भी थ्योरी आया है, प्रतितंत्र सिद्धांत में भी थ्योरी आया है, बट अभ्युपगम सिद्धांत में थ्योरी नहीं आके हाइपोथेसिस आया है। क्यों? तो देखो हाइपोथेसिस का मतलब आप सब जानते हैं कि जो प्रूव अभी नहीं हुआ है बट वो चल रहा है, इन द सेंस कि वो चीज प्रूव्ड नहीं है, एस्टेब्लिश्ड नहीं है, वो मतलब कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है, तो लेकिन फिर भी लोग उसको यूज करते हैं अपनी अपनी नेसेसरी के, मतलब अपनी अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, तो वो है हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इट कैन बी प्रूव्ड इन फ्यूचर बट प्रेजेंटली इट इज नॉट प्रूव्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस, ओके। तो इसका जो श्लोका है वो इस तरीके से है कि अभ्युपगम सिद्धांतो नाम स यमर्थम सिद्धम यमर्थम असिद्धम अपरीक्षित अनुपदिष्टम अहेतुकम वा वाद काले अभ्युपगच्छन्ति भिषजः। देखो यहाँ पे भी वर्ड आ गया है वाद काले, कि जब भी हम लोग किसी डिबेट में होते हैं, तर्क वितर्क जब हम किसी के साथ कर रहे होते हैं, तो कई बार हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं जो कि वैलिड नहीं होते हैं, या फिर जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होते हैं, या फिर जिसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं होती है, बट आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो चीज़ बोलते हो, लेकिन वो आपका वो बोलना वहाँ नेसेसरी है अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट में वो डिबेट को जीतना चाहते हो। तो ऐसे टाइम पे हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करते हैं जो कि असिद्धम, अनप्रूव्ड है, जो कि सिद्ध नहीं है, अपरीक्षित जो कि प्रूव्ड नहीं है, अनुपदिष्ट जिसके ऊपर ज्यादा मतलब रीडिंग या जिसके ऊपर ज्यादा टीचिंग नहीं हुई है, अहेतुकम जिसका कोई रीजन नहीं है। तो ऐसी स्टेटमेंट जब हम यूज करते हैं या ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस या फिर अभ्युपगम सिद्धांत। इसको एक मैं बहुत अच्छे मॉडर्न एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे देखो आप जब भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है ना जब हमको लगता है कि हाँ यार इसका रीजन ये हो सकता है, हालांकि कहीं पर भी वो चीज लिखी नहीं होती है, बट आपको लगता है कि वो उस चीज का रीजन ये है, ठीक है। तो ये आपकी हाइपोथेसिस है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, बट करेंटली ये हाइपोथेसिस है जो कि प्रूव्ड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाइपोथेसिस। तो ये तो हो गया हमारा सिद्धांत का टॉपिक पूरा कंप्लीट, जिसमें हमने देखा सिद्धांत का इंट्रोडक्शन, उसमें हमने निरुक्ति भी देखा था, इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन और उसके टाइप्स। देखो अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है ना, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको निरुक्ति लिखना है, जो मैंने बोला था सिद्ध प्लस अंत, जो हम लोग उसका वर्ड स्प्लिट किया था। उसके बाद अंत्य सिद्धम सिद्धांतम, जो एक वो लाइन है उसका मीनिंग लिखो। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आप उसका जो चरक ने 44 वाद मार्ग एक्सप्लेन किए हैं वो लाइन
लाइन आप वहां लिख सकते हो कि चरक एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक इन द 44 वाद मार्ग इन विमान स्थान भिषक जिति अध्याय। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सिद्धांत, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप लिखो, उसके बाद हर वर्ड का मीनिंग लिखो उसमें, उसके बाद आप हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सिद्धांत, उसके बाद हर एक सिद्धांत का ये श्लोका लिखो। इसके श्लोका बहुत देखो, सर्वतंत्र प्रतितंत्र सिद्धांत का श्लोका बहुत आसान है, अगर आपको मेहनत थोड़ी भी करनी पड़ेगी तो वो अधिकरण सिद्धांत पे और अभ्युपगम सिद्धांत पे करनी पड़ेगी। जब आप ये सब इस तरीके से लिखोगे जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, और विद एग्जांपल्स आपको लिखना है, जब आप एग्जांपल के साथ लिखोगे ना तो आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और इसमें आपको 10 में से मिनिमम 8 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे अगर आप ऐसे लिखोगे। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।